नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान गुरुवार को शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के कामकाज से लेकर तमाम राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का गुरुवार का दिन काफी व्यस्त रहा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट करने पहुंचे। शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश सरकार के कामकाज की जानकारी दी। वैसे तो अच्छा होगा कि अपोजिशन भी जो है पूरा समर्थन देगा एक मत होके, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी का पूरा जीवन है, उन्होंने हमेशा शोषित लोगों के, वंचित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में हमेशा काम किया है। संघर्षशील उनका पूरा जीवन रहा है और हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक ध्येय वाक्य है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, सत्ता पहुंचनी चाहिए। और आज ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, उनको देश के सर्वोच्च पद के लिए जो है यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, आपको लगता है कि विपक्ष को अपने तरफ से उम्मीदवार देने पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए? निश्चित रूप से देखें, ये किसी विचार के लिए भारत के संविधान के सर्वोच्च पद के लिए जो है ये उम्मीदवारी है, उसके लिए हो रहा है, उनको भी इसमें एक प्रदेश के अनाथालयों में रह रहे बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। इसके लिए जल्द ही बाल विकास विभाग और खाद्य आपूर्ति के साथ सचिव स्तरीय वार्ता के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सभागार देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य भर के अनाथालयों में रह रहे हजारों बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। बैठक में डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। विजिलेंस को आईएएस रामविलास यादव ने कुछ अटपटे जवाब भी दिए। उनसे जब खातों में जमा पैसों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये पैसा कौन उनके खातों में जमा करता है। बहुत से लोगों को मेरा खाता नंबर पता है, जिसका मन करता है वो जमा कर देता है। इन जवाबों से विजिलेंस अधिकारी संतुष्ट होने के बजाय और भी चकरा गए। इसके बाद सवालों पर सवाल दागे गए, लेकिन यादव अफसरों को घुमाते रहे। यादव की 70 लाख रुपए की एफडी है। इसके अलावा उनकी बेटी के खाते में भी 15 लाख रुपए हैं। उनकी पत्नी के नाम से संचालित स्कूल में भी हाल ही में लाखों रुपए का सामान लगवाया गया। विजिलेंस ने जब उनकी आय को जोड़ा तो करीब 50 लाख रुपए की पाई गई, जबकि उनकी संपत्तियां करीब 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हैं। हमारे आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, ये इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी मई 2022 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर कि कहाँ पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जब जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने अनुमोदन के बिना विभागीय सचिव की ओर से नैनीताल के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज वर्मन को छुट्टी पर भेजने और 6 जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादलों के मामले ने
तूल पकड़ लिया है। खाद्य मंत्री ने गुरुवार को इस मामले में सचिव सचिन कुर्वे की गोपनीय प्रविष्टि से संबंधित मूल पत्रावली तलब की है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विभाग में जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादलों के लिए तबादला प्रक्रिया को अपनाए बिना आनन फानन में तबादले किए गए हैं। तबादलों के लिए पात्र अधिकारियों की विभाग की वेबसाइट पर न सूची जारी हुई है, न ही संबंधित अधिकारियों से तबादलों के लिए 10 विकल्प लिए गए। उत्तराखंड में सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्ती दिखाई है। कई विभागों ने सिफारिश के बल पर अटैचमेंट करवाने वाले कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने के आदेश भी दिए हैं। राज्य में ऐसे ही कर्मचारियों अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी संदेश देने की कोशिश की है और उद्यान और ग्रामीण विकास में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर दिए हैं। को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने विभाग के मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे विभाग के अंदर अगर कोई 1-2-4 केस होंगे जेन्युइन हमारे पास आए होंगे, जैसे किसी की किडनी वो रखी है, ट्रांसप्लांट हो रखी है, ऐसे ही किसी के प्रेगनेंसी है। अदरवाइज हमने बहुत जगह से जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप में दबाव भी बढ़ते हैं, वो दूसरी सिफारिशें भी आती हैं, लेकिन हमने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसकी जहाँ तैनाती वो वहाँ पर रहेगा। और अपने यहाँ तो मैंने इसमें करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है। क्योंकि जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की मार खाई, इस पीड़ा को मैंने झेला है। वो इसलिए बना था कि आज जो हमारी लखनऊ से योजनाएं बनती थी, हमारे सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं मिलता था। और उसके बाद भी यह स्थिति रहे कि कर्मचारी फील्ड में रहकर यहाँ रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। और मैं लगातार हर चीज़ की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 जून को अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी अब सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे। वहीं इस दौरान वो प्रदेश के विकास कार्यों पर भी नजर रखेंगे और आम जनता से मुलाकात करेंगे। इसी बीच जनता के पास जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जिले में 2 दिन का प्रवास भी करेंगे। मंत्री जी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करें और सभी ज़िलों में उनका प्रवास हो। तो अब हम लोगों ने सभी ज़िलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा, वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी ज़िले में प्रवास करेंगे। और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर, और कैबिनेट के भी डेज फिक्स्ड हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जाए। मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है और संवाद करने के लिए प्रवास आवश्यक है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सप्ताह 2 जिलों में प्रवास करने का निश्चय किया है, तो निश्चित रूप से इससे प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा, विकास की गति को पंख लगेंगे। और मुझे लगता है कि जो रुके हुए कार्य हैं या जो अटके भटके और लटके हुए कार्य हैं, उनको शीघ्रता से पूरे करने में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजे का प्रावधान किया था। 30 जून को ये सुविधा खत्म हो रही है। बता दें कि राज्यों को राजस्व सुरक्षा देने के लिए 5 वर्षों तक के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कई कारणों से जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी। देखिए, जिस समय देश में जीएसटी लागू हुआ था
उस समय राज्यों को ये आशंका थी कि उनकी क्षति होगी और जितना उनको कर से राजस्व मिल रहा है जीएसटी लगने के बाद शायद उतना राजस्व वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके समाधान के लिए केंद्र ने उस समय 5 साल के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति करने का, जो क्षति होगी उसका प्रतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया था। वो 5 साल इस माह पूरे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच 2 वर्ष कोरोना के कारण से बहुत विषम परिस्थितियों वाले गए और जो राज्य उसकी अल्टरनेट व्यवस्था थोड़ी बहुत कर सकते थे वो भी नहीं हो पाई। तो ऐसे में ये उचित लगता है कि उस जीएसटी क्षति की प्रतिपूर्ति को कुछ और वर्षों के लिए उत्तराखंड के बीजेपी संगठन में हो रहे कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रम की रणनीति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में टोली बैठक हुई, जिसमें प्रदेश महामंत्री और महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों 1 से 15 जून तक सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े को मनाया गया। 21 जून को योग दिवस, 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मृति दिवस मनाया गया, जिस पर चर्चा करने के उपरांत आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें ये तय किया गया कि 25 तारीख को पार्टी काला दिवस के रूप में मनाएगी और 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। ये प्रदेश की टोली बैठक है जिसमें सभी महामंत्री और अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारा 1 जून से लेकर के 15 जून तक का सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का पखवाड़ा था, उसमें क्या कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों को की पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके केंद्र को भेजेंगे, ये इसमें निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे योग दिवस है, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, 25 तारीख को संविधान की जो हत्या जिस प्रकार से कांग्रेस ने की थी तो उस पर हम काला दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। और उसके पश्चात 26 तारीख को मन की बात और 26 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक अपने वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर होगा, ऐसा टोली के अंदर निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ हमारी जिलों की कार्यसमितियाँ ये लगभग 14 में से 13 जिलों की पूरी हो गई हैं। एक जिला नैनीताल हमारा शेष रहा है जो 24 तारीख को होगी। इसके साथ साथ जिलों के प्रशिक्षणों के कार्यक्रम भी हमारे सभी जिलों में चल रहे हैं। ये 6 जुलाई तक सभी जिलों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमारे पूरे होंगे। मंडलों की कार्यसमितियाँ 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 20 जून से 30 जून तक सभी 252 मंडलों की कार्यसमितियाँ पूरी होंगी। और उसके पश्चात जुलाई की दूसरे पखवाड़े में हमारा प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग होगा जो लगभग 3 रात और 4 दिन का होगा, जिसमें लगभग 18 सत्रों में पूरे प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न होगा। तो इन्हीं सभी कार्यक्रमों पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने एक योजना तैयार की और महामंत्री के साथ बैठ करके विस्तृत चर्चा के पश्चात उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार पर परिसीमन में धांधली कराने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में बसपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल, प्रदेश प्रभारी चरण सिंह दिनकर, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और विधायक सरवत करीम अंसारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि राज्य सरकार नियमों के विपरीत जाकर हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन कर रही। इस धांधली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले परिसीमन हो चुका, दूसरा जियो कर दिया, पूरे जिले का होगा। पहला जियो कैंसिल नहीं किया, पहले तो पहला जियो सरकार कैंसिल करे और ये भी बताया कि पहला आरक्षण का जो इन्होंने जियो किया था, आरक्षण स्थगित हुआ था, ना कि परिसीमन स्थगित हुआ था। आरक्षण स्थगित किया था, ना कि परिसीमन स्थगित किया था। तो जहां से स्थगित किया वहां से शुरू करोगे ना, या 50 साल पीछे करोगे? बिल्कुल धांधले का आरोप है। आरोप
सरकार यहाँ पर चूंकि कमज़ोर है, सरकार जिला पंचायत में एक भी मेंबर जिताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए टालम टाल करती रही। पहले तो वो चुनाव नहीं कराना चाहती थी। प्रशासक आप 6 महीने के लिए मैक्सिमम रख सकते हैं। सरकार को ये राइट से कि बहुत करें तो 6 माह के लिए और दोबारा प्रशासक बना सकते हैं, वो भी अवधि पूरी हो गई। ये तो सरकार थोड़ी चुनाव करा रही, ये तो हाईकोर्ट का डंडा, हाईकोर्ट के डंडे के आधार पर इन्हें चुनाव कराना है। और जब चुनाव कराना है, मजबूरी है सरकार के सामने। मांगने सरकार से मांग है कि नियमों के अंतर्गत काम करे, सरकार से मांग करने नहीं आए। सरकार जो नियमों के खिलाफ, विधि के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उस पर लगाम लगाए और सरकार विधि व्यवस्था के में ही चुनाव कराए। ऐसा अगर वो नहीं करते हैं, उसका कठोर कड़ा जवाब दिया जाए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का चारों तरफ विरोध चल रहा है। वहीं इसी योजना को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बाद अब किसान और मजदूर संगठन भी युवाओं के समर्थन में उतर आए हैं। अल्मोड़ा में अखिल भारतीय संगठन से संबंध में उत्तराखंड किसान सभा द्वारा चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी की राय के अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया। सरकार की ये योजना सेना भर्ती की तैयारी कर युवाओं के हितों पर कुठाराघात है। योजना के विरोध में आज देश का युवा सड़कों पर उतर आया है। आज 24 जून को इस केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, बिना किसी से राय मशवरा किए हुए, इस अग्निपथ योजना के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा, CITU, जनवादी नौजवान सभा, जनवादी महिला संगठन, तमाम ऐसे सारे संगठन आज के दिन इस अग्निपथ योजना का विरोध इस मांग के साथ करते हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और बेरोजगारों के साथ इस तरीके के भद्दे मजाक बंद किए जाए। आज हमारा यहाँ पर एक सभा और धरने का कार्यक्रम लिया है हमने, और हम चाहते हैं कि यह आवाज़ इस अल्मोड़ा से भी इस केंद्र सरकार के कानों में गूंजे, जिसने तमाम तरीके के झूठ बोलकर आज तक इस सत्ता को कब्जे में किया है। चाहे वो नोटबंदी का ऐलान हो, चाहे वो GST का ऐलान हो, चाहे वो तमाम अन्य जो कृषि कानूनों का ऐलान हो, उससे पहले 370 को खत्म करने का बात हो, ये तमाम जो कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, ये RSS और उसके सहयोगी संगठनों के समझ के अनुसार लिए जा रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। बिना सोचे समझे ये कदम उठाए जा रहे हैं और बेरोजगारों के साथ इसमें बहुत बुरी तरह से अन्याय होने की संभावनाएं आगे हमें दिख रही हैं। हम आज 90 के दशक से, जब से ये नई आर्थिक योजनाएं लागू हुई हैं, हम इन नीतियों का विरोध इसीलिए करते आए हैं। और आज हल्द्वानी शहर में HPCL द्वारा गैस पाइपलाइन हेतु खोदान कार्य मानकों के तहत न किए जाने को लेकर DM नैनीताल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले अप्रैल महीने में DM ने HPCL द्वारा नए सड़कों के खुदान पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले में DM नैनीताल ने HPCL और लोक निर्माण अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें DM ने हल्द्वानी शहर के विभिन्न स्थलों पर लगभग 70 किलोमीटर में किए गए खुदान कार्य के जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, जिन सड़कों में HPCL द्वारा डामरीकरण किया गया है, उनकी लैब टेस्टिंग कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। द्वारा लगभग 6 कॉलोनी में यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो इन्होंने अभी तक 91 किलोमीटर की लंबाई में जितने 6 कॉलोनीज है उसमें खुदाई और गैस पाइपलाइन ले करने का काम किया है। तो अभी जो सूचना मिली है तो लगभग 75 किलोमीटर के करीब जिन स्थानों पर उन्होंने खुदाई की थी, तो उन स्थानों को उन्होंने उस पर काम कर दिया है और गैस पाइपलाइन वगैरह बिछा दी है। तो लगभग 15 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर की लंबाई में इन्होंने अभी वहाँ पे काम किया जाना, जहाँ पर उन्होंने खुदाई की है। तो आपको याद होगा लगभग मई के महीने में हमने नए निर्माण जो खुदाई होनी थी इनकी प्रस्तावित, उन पर रोक लगा दी थी। तो लगभग 2 महीने हो गए, मई और जून का। तो अभी तक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। तो इनको यही बोला हम लोगों ने, जब तक आप
पूरे जहाँ जहाँ खुदाई की है उसको रेस्टोर नहीं कर लेंगे तब तक हम आपको नई परमिशन नहीं देंगे। और जिन स्थानों पे इन्होंने खुदाई की और अब तक काम कर दिया तो उसकी क्वालिटी की चेकिंग के लिए हम कल से एक टीम बिठा रहे हैं। राजधानी उत्तराखंड में पौड़ी के जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैंप कार्यालय में जिला सलाहकार समिति PCPNDP की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने PCPNDT जन्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम और आशा प्रोग्राम के आंकड़ों की जानकारी संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने निर्देशित किया कि विकासखंड वार सही रिपोर्टिंग कर सही आंकड़े प्रस्तुत करें। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में मानक के अनुरूप कार्रवाई करें और कहा कि हर माह टॉक शो करवाएं। PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत जो गर्भ लिंग निदान की जो तकनीकें होती हैं, सेंटर्स होते हैं जनपद में, उन सभी का पंजीकरण करवाया जाता है और इस तरीके से उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो ना करे। और गर्भ लिंग का जो अनुपात होता है उसके बारे में भी हम लोग जो है समीक्षा करते हैं। अभी वर्तमान में जो जो सेक्स रेशियो है वो हमारे जनपद में जो नज़र आ रही है उसमें वृद्धि हुआ है और आज की तिथि में वो 952 तक पहुंच गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त जनपद के जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, ये सभी मानकों के अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं और समय समय पर इनका जांच भी हम कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी सभी तहसीलों के जो SDMs होंगे इनको भी अधिकृत कर दिया है। वो भी वहाँ के जो MOIC उनके साथ मिलकर सभी सेंटर्स का जांच कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई अवैध रूप से डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कर रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें जो भी अर्थदंड होगा या जो भी वाद दाखिल करना होगा उसके लिए हम लोग कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में जन जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में, तहसीलों में, ब्लॉक में और कॉलेजेस में ऐसे IEC गतिविधि करने के लिए बता दिया गया है, जिसके माध्यम से वर्कशॉप्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स या लेक्चर्स को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आम जन में इस दिशा में भी जागरूकता फैले कि बेटा और बेटी एक समान है। और उत्तराखंड के गदरपुर में गूलर भोज पुलिस चौकी के पास आवासीय इलाके में सिंचाई विभाग के जमीन पर स्थित वर्षों पुराना विशालकाय लिपस्टिक का जर्जर पेड़ वहां रहने वाले कई परिवारों के साथ ही मार्ग का उपयोग करने वाले राहगीरों के लिए खतरे का सबब बन गया। जड़ से एकदम खोखले हुए इन पेड़ों के आसपास रहने वाले लोग हर रात डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चों समेत अन्य लोगों के लिए भी ये पेड़ खतरा बने हुए हैं। एक बार फिर इसे हटवाने की मांग को लेकर वहां के निवासियों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि जो हमारे घर के पीछे जितने भी पेड़ है ये हर साल दो तीन करके गिरते हैं। हर किसी के घर में गिरते हैं। मेरे घर में 2-3 बार गिरा है। अब तक एक ही बार में मुआवजा मिला है, उसके बाद कोई मुआवजा नहीं मिला मुझे भी। और जितने भी हैं आसपास के जितने भी घर में हैं सभी के घर में एक एक करके पेड़ गिरते हैं हर साल। सभी के नहीं, एक एक करके गिरते हैं, मतलब हर साल गिरते हैं। किसी की छत गिर जाता है तो किसी का लैट्रिन टूट जाता है तो किसी के घर के ऊपर गिर जाता है। परेशानी है, पेड़ नहीं कट रहे हैं। इतने सालों से आंधी तूफान में हम लोग सो ही नहीं पाते हैं, जागे रहते हैं रात भर, नींद नहीं आती है। आंधी तूफान में कहीं घर दब जाएगा, क्या होगा करके कभी किसी के वहाँ जाना पड़ता है, कभी कुछ। अब मकान बन भी गया तो मकान का भी डर है कि कहीं टूट ना जाए। इतने बड़े पेड़ में तो कहाँ झेल पाएगा मकान भी हो तो। इस पेड़ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग यहाँ पर 60 से 70 परिवार हैं और जितने भी घर हैं इनके घर के पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। लगभग 2 सालों से ये जितने भी परिवार हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो है पेड़ कटना चाहिए। हर साल जब भी आंधी आती है कोई ना कोई घर टूटता है, जान माल की खतरा है, किसी के घर में कि टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। शासन प्रशासन से आपने कभी इसके बारे में कोई डिस्कस किया? शासन से जो है हमारे अरविंद पांडे जी के जो है कैंप कार्यालय में यहाँ के जितने भी लोग हैं सब लोग जाकर के कई बार बोल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पेड़ का परेशानी है, इतना बड़ा बड़ा पेड़
आंधी से गिर जाएगा तो हमारा हादसा कोई हो जाएगा तो कौन भरेगा? भर दोगे तुम लोग? मर जाएगा हाँ, हमारा कोई नुकसान हो जाएगा तुम भर दोगे? कोई नहीं भरोगे। काजे काजे पेड़ काट दो। और मैंने जो चूँकि वो लैंड जो है सिंचाई विभाग की है, तो सिंचाई विभाग के यही को निर्देशित कर दिया गया है कि जो आंधी में पेड़ गिरे हैं यूकेलिप्टस के, उनका तत्काल जो है डिस्पोजल किया जाए और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि 2-3 दिन में हम उस पर उसका डिस्पोजल कर देंगे। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।